आपके एग्जाम में हो, क्योंकि लिखने पर ही आपको मार्क्स है, ठीक है। तो कैसे लिखने और कैसे आपको नोट्स बनाए वो सब डेटा मैं यहाँ पे लिखा के दे रहा हूँ। कॉलम यूज करते हैं जो स्टेशनरी फेज के लिए, और मिक्सचर को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो चलो इसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है। और आपको इसको बहुत ही अच्छे से इसमें क्या करना है, ऐड कर देना है। बिल्कुल इस पूरे वीडियो को कट टू कट देखना है, पूरा फोकस के साथ में। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। सो बच्चों, आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और A to Z प्रैक्टिकल्स को जरूर वॉच आउट कर रहे होंगे। सो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मैंने आपका चैप्टर नंबर 3 मतलब 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 बेसिक टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, उसका 4th पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। तो आज ये आपका लास्ट पार्ट मतलब पार्ट नंबर 5। और पार्ट नंबर 5 में बच्चा बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली यहां से आते हैं, वही हम क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। और उसके बहुत ही अच्छे सोल्यूशन और कंसेप्ट को कट टू कट क्लियर करने वाले। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे आपको केमिस्ट्री बहुत ही इजी और बहुत ही आसान लैंग्वेज में सिखा के दे रहा हूं। जैसे बच्चों, ये चैप्टर्स पूरा थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकल्स के ऊपर डिपेंड है। तो मैं यहाँ पे क्या करके दे रहा हूं कि आपको पहले प्रैक्टिकल सिखा रहा हूं, उसके बाद कट टू कट एक एक पॉइंट्स आपको कैसे लिखने आपके एग्जाम में हो, क्योंकि लिखने पर ही आपको मार्क्स है, ठीक है। तो कैसे लिखने और कैसे आपको नोट्स बनाए वो सब डेटा मैं यहाँ पे लिखा के दे रहा हूं। सो आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको बिल्कुल इस पूरे वीडियो को कट टू कट देखना है, पूरा फोकस के साथ में। अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके प्रीवियस पार्ट देखकर आइएगा, तभी इस पार्ट पे जंप मारिएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों, मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री बहुत ही आसान या फिर मक्खन की तरह बोल सकते हो चीजें क्लियर करके दी है। तो चलो बच्चों, मैं आपको फटाफट इस पार्ट नंबर 5 के बारे में बताता हूं। तो हम यहाँ पे कुछ पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। मतलब मैंने क्रोमेटोग्राफी का कंसेप्ट यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था और दो तरीके की क्रोमेटोग्राफी हम देखने वाले यहाँ पे आज बेसिकली, वो है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। और दोनों क्रोमेटोग्राफी आपके एग्जाम में बिल्कुल फिक्स होते हैं, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बच्चा फिक्स होते हैं, तो आपका ध्यान बिल्कुल मेरे तरफ होना चाहिए। तो चलो हम इस कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में क्या है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 5 बेसिक एनालिटिकल टेक्निक और चैप्टर नंबर 3। और पहला कॉन्सेप्ट बच्चा यहाँ पे आता हुआ, व्हाट इज एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। देखो, क्रोमेटोग्राफी में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। एक जर्नल से अगर मैं कंसेप्ट बताने जाऊं तो क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से बच्चा हम 2 और मोर मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए आपने 2 मिक्सचर को मिक्स कर दिया है, 2 लिक्विड्स को मिक्स कर दिया, 2 मिक्सचर को मिक्स कर दिया है, तो वो पता कैसे चलेगा। तो क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम चीजों को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो उसी का आज हम पार्ट पढ़ने वाले, दैट इज फर्स्ट टॉपिक इज आवर एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो पहले देखते हैं ये एडजॉर्प्शन होता क्या है, तभी तो हम क्रोमेटोग्राफी समझ पाएंगे। चलो देखते हैं एडजॉर्प्शन होता क्या। तो बच्चों, आपने सुना होगा एक होता है एब्जॉर्प्शन। क्या सुना है आपने, बताओ। एब्जॉर्प्शन मतलब इफ आई विल कंसीडर अ बीकर और मैं इसमें वाटर डालता हूं और यहां पे मान लो मैंने कॉटन डाल दिया। क्या डाल दिया? कॉटन। तो कॉटन क्या करेगा, इस वाटर को कॉटन क्या करेगा, देखो ये कॉटन है और ये मेरा वाटर के मॉलिक्यूल्स है। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि वो जो वाटर का मॉलिक्यूल से बच्चा वो कॉटन के अंदर चले जाएगा। किसके अंदर चले जाएगा? कॉटन के अंदर चले जाएगा। तो अगर ये मॉलिक्यूल्स कॉटन के अंदर चले जाता तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या होता है ये? एब्जॉर्प्शन, ठीक है। आपको समझा एब्जॉर्प्शन? तो एब्जॉर्प्शन आपको पता है कि आपने अगर रुई लिया, कॉटन लिया और उसको बेसिकली आपने ऐड कर दिया किसके अंदर? वाटर के अंदर। तो कुछ टाइम बाद वाटर क्या करेगा? कॉटन के अंदर चले जाएगा। फिर रुई क्या करेगा? उस सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर खींच लेगा। सो दैट इज कॉल्ड इट्स वर्ड एब्जॉर्प्शन। अब ये एडजॉर्प्शन क्या होता है, हमें तो ये पढ़ना है। तो चलो मैं दिखाता हूं एडजॉर्प्शन क्या होता है। ऐसा तो है नहीं कि हमें ना पता चले। तो देखो, मान लो एक केस में बता रहा हूं, आपको बस ये मान लेना है। मान लो अगर ये कॉटन का एक पीस है और ये वाटर का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ये वाटर का क्या है? मॉलिक्यूल्स है। अगर ये इसके सरफेस पे ही रहता है, इसके अंदर नहीं जा पाता है, इसके अंदर नहीं जा पाता और इसके सरफेस पे ही रह जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एडजॉर्प्शन। इसी को क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। मतलब आपको एक चीज बहुत अच्छी समझ में आ गई कि अगर वाटर मॉलिक्यूल्स किसी के अंदर घुस जाए, वैसे तो नहीं बोल सकते, लेकिन अगर कैसे कॉटन के मॉलिक्यूल्स कैसे वाटर को होल्ड कर लेते हैं अपने अंदर, सो दैट इज कॉल्ड दिस व्हाट? एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर वही वाटर का मॉलिक्यूल्स बच्चा अगर कॉटन के सरफेस के ऊपर आके रुक जाए और उसके अंदर ना जा पाए, सो दैट इज कॉल्ड दिस व्हाट? एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन कहां होगा? एट द सरफेस। एडजॉर्प्शन क्या होगा? विद इन द सरफेस। सरफेस के अंदर होता है एब्जॉर्प्शन। ओके, आई थिंक ये कंसेप्ट मैंने पूरा कट टू कट क्लियर कर दिया है।
तो अब हम देखेंगे, हमने एडजॉर्प्शन तो पढ़ लिया, लेकिन एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या होता है आज हम वो देखने वाले हैं। चलो फटाफट कुछ पहले चीजें क्लियर कर लेते हैं कि एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एक्चुअली है क्या और उसमें कितने टाइप आते हैं। तो पहला टॉपिक है, मतलब पहला पॉइंट है हमारा कि इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन। डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन होता है, उसके बेस पे ये बनाया गया है। ठीक है, ये पॉइंट्स हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट सॉल्यूट्स आर एडजॉर्ब टू अ डिफरेंट एक्सटेंट ऑन द स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज के बारे में मैंने आपको बहुत ही पहले बता दिया था, मतलब प्रीवियस वीडियो में, कि स्टेशनरी फेज क्या होता है। आप जो फिल्टर पेपर लेते हो, ठीक है, जो मोबाइल फेज के अंदर जो फिल्टर पेपर रखते हो या फिर क्रोमेटोग्राफी पेपर रखते हो, जिसको वॉटमैन फिल्टर पेपर भी बोलते हैं, वो हमारा स्टेशनरी फेज होता है। या फिर अगर मैं एक और वर्ड यूज करना चाहूं तो जिसमें आप मिक्सचर को लोड करते हो, वो आपका स्टेशनरी फेज होता है। क्या होता है? स्टेशनरी फेज। तो स्टेशनरी फेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सोल्यूट कहां एडजॉर्ब होगा, कितना एडजॉर्ब होगा, या फिर एडजॉर्ब होगा कि नहीं। ठीक है, अरे बच्चों आपको पता है कि नहीं, देखो इस तरीके का कुछ स्टेशनरी फेज हम यूज करते थे क्रोमेटोग्राफी के अंदर। यहाँ पे कहीं स्पॉट मारते हैं, तो अब ये स्पॉट की कितनी अच्छी कैपेबिलिटी है इस सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होने के लिए, तब ये रुका रहेगा। अदरवाइज ये फटाफट फटाफट क्या हो जाएगा, ऊपर के साइड मूव हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कोई लिक्विड रखता हूं, दैट इज मोबाइल फेज, वो उसको लेके क्या करेगा, फटाफट फटाफट ऊपर के साइड भाग जाएगा। अगर इसके ऊपर जो है, जो इस वॉटमैन फिल्टर पेपर के ऊपर जो लगा हुआ है, अगर इस स्पॉट को होल्ड करके नहीं रख पाता है, ठीक है, तो ये मोबाइल फेस फटाफट उसके ऊपर लेके क्या हो जाएगा, भागना शुरू कर देगा और हमें यहाँ पे सेपरेशन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? सेपरेशन। मान लो इसमें दो मिक्सचर सेपरेट है, सॉरी दो मिक्सचर इसमें डाला हुआ है, तो एक मिक्सचर का स्पॉट हो सकता है यहाँ पे आ जाए, एक मिक्सचर का स्पॉट हो सकता है यहाँ पे आ जाए, ऊपर नीचे आ सकता है। ठीक है, वो कैसे ऊपर नीचे क्यों आता है? क्योंकि हो सकता है एक जो मिक्सचर है तुम्हारा स्टेशनरी फेस के ऊपर ज्यादा चिपक रहा हो, ज्यादा एड्जॉर्ब हो रहा हो सकता है दूसरा नहीं एड्जॉर्ब हो रहा हो। ठीक है, उसके पास एबिलिटी नहीं है स्टेशनरी फेस के साथ में बॉन्ड बनाने के लिए। हम देखेंगे इसको बहुत ही अच्छे से, एक बार और देख लेंगे। ठीक है, आगे के वीडियोस में हमें पता चलेगा। तो डिफरेंट सॉल्यूट आर एड्जॉर्ब टू अ डिफरेंट एक्सटेंट ऑन द स्टेशनरी फेस। डिफरेंट सॉल्यूट्स के पास डिफरेंट पावर होते हैं। ठीक है, कि वो स्टेशनरी फेज पे एड्जॉर्ब होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, उस हिसाब से सेपरेशन होता है। एंड थर्ड पॉइंट, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी फॉलो टू टाइप। चलो अब हम डिटेल्स में पढ़ते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ये तो आपका बेसिक था। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे नहीं भी समझा ना तो आप वीडियो छोड़कर भागिए मत, मैं अभी क्लियर करता हूँ सारा चीज जो मैंने यहाँ पे बताया है। ओके, चलो देखो पहला देखेंगे एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में पहला हमारा टाइप है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। क्या है पहला टाइप हमारा? कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इन दिस क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ओवर द कॉलम ऑफ द स्टेशनरी फेज। ठीक है, हम यहाँ पे यूज करते हैं स्टेशनरी फेज के लिए और मिक्सचर को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे सेपरेट करते हैं। आप यहाँ पे ब्यूरेट देख रहे होंगे, बट इसको हम कॉलम बोलेंगे। अब इस कॉलम के ऊपर ना बच्चा, आप बस रुकिए यार, थोड़ा तो टाइम दीजिए ना मुझे। मैं अगर एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो आपको समझेगा कैसे। तो प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल मोबाइल से लगे हुए रहिए और मेरे वीडियोस को बहुत अच्छे से देखिए। मैं अभी ये कंसेप्ट आपको क्लियर करके दूंगा अगर आपको नहीं समझ रहा है तो। ओके, चलो ध्यान दो। यहाँ पे देखो, ये मेरे पास कॉलम है। ठीक है, इस कॉलम के ऊपर, इस कॉलम के अंदर ऐड किया हुआ है सिलिका जेल। क्या ऐड किया हुआ है? ये बोलते हैं इसको सिलिका जेल। क्या बोलते हैं इसको बच्चा? सिलिका जेल। ठीक है, याद रहेगा क्या सबको? यहां पे रखा हुआ है सिलिका जेल। सिलिका जेल, यहाँ पे एल्यूमिना जेल भी यूज कर सकते हैं, सिलिका जेल भी यूज कर सकते हैं। एक स्लरी बना के इसको ऐड करते हैं। सिलिका पाउडर लेते हैं और उसको स्लरी जैसा बना के इस कॉलम के अंदर क्या करते हैं, फिल करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या होगा। इसी को बोलते हैं स्टेशनरी फेस। इसी को क्या बोलते हैं? स्टेशनरी फेस। ठीक है, याद रहेगा सबको, स्टेशनरी फेस किसी को बोलते हैं, जो हमारा सिलिका जेल होता है उसी को क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फेस। ठीक है, अब हम क्या करने वाले, अब हम मिक्सचर लेंगे। क्या लेंगे बच्चा? मिक्सचर लेंगे। आपको अगर कोई बीकर में मिक्सचर यहाँ पे दिया जाएगा, हो सकता है वहां पे दो कंपोनेंट या तीन कंपोनेंट कोई भी मिक्स किए हो, लाइक ए बी सी, कोई भी तीन कंपोनेंट इसमें मिक्स किए हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं इसको रफ करके और भी अच्छे से बना देता हूँ। यहाँ पे एक मिनट रुकिए, मैं बीकर ही ले लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास सारी व्यवस्था है यहाँ पे। ओके, चलो ये देखो मैंने बीकर ही ले लिया। ओके, अब इस बीकर में मैं आपको बता दूं बच्चा क्या है। इस बीकर में आपका ऐड है तीन मिक्सचर, ए प्लस बी प्लस सी, कोई भी तीन मिक्सचर इसमें ऐड किया हुआ है। ओके, और जो मिक्सचर है उसको किसी सॉल्वेंट में क्या करते हैं, डिसॉल्व करके रखते हैं। अगर डिसॉल्व करोगे तभी आगे का काम हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। कोई मिक्सचर है सॉलिड फॉर्म में तो उसको थोड़ा बहुत हमें क्या करना पड़ता है, डिसॉल्व करना पड़ता है। इसको इसमें मैंने क्या किया है, डिसॉल्व करके
रखा हुआ है, ठीक है, डिसॉल्व करके क्या किया हुआ है, रखा हुआ है। अब ध्यान से सुनो, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में होगा क्या, बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चा। हम यूज करेंगे एक मोबाइल फेस। क्या यूज करेंगे, एक मोबाइल फेस, ठीक है। मोबाइल फेस तो हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मोबाइल फेस कैसे बनाते हैं, तो मोबाइल फेस के लिए हम यूज करते हैं कोई ना कोई सॉल्वेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कोई ना कोई सॉल्वेंट ही यूज करते हैं। एक मिनट, इसको मैं डिलीट करता हूं, दूसरा लेता हूं। कोई ना कोई सॉल्वेंट ही हम यूज करते हैं, ठीक है। तो मान लो ये मेरे पास है मोबाइल फेस। क्या है ये हमारे पास, मोबाइल फेस। मोबाइल फेस एक हमारा ऐसा सॉल्वेंट होता है जो मिक्सचर को लेके रन करता है, भागता है आगे। चलो मैं बताऊंगा कैसे, बस आप थोड़ा सा होल्ड करिए। अब कुछ टाइम बाद में क्या करूंगा बच्चा, मैं ये सिलिका जेल है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वो स्टेशनरी फेस। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो मेरा एबीसी मिक्सचर्स है, इसको इस सिलिका जेल के ऊपर क्या करूंगा, इंट्रोड्यूस करूंगा, मतलब इसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है। और आपको इसको बहुत ही अच्छे से इसमें क्या करना है, ऐड कर देना है। जैसे आप इसको ऐड करेंगे बच्चा, तो आपको ये जो सॉल्वेंट है, सॉरी ये जो एबीसी मिक्सचर है, ये आपको यहाँ पे आके जमा हो जाएगा, क्योंकि नीचे तो तुम्हारा सिलिका जेल है, नीचे क्या है तुम्हारा, सिलिका जेल है, ठीक है। अब एबीसी सॉल्वेंट आपका यहाँ पे आके क्या हो गया, क्या हो गया, जमा हो गया, ठीक है। अब काम आएगा मोबाइल फेस का। किसका काम आएगा, मोबाइल फेस। ये उठाया मैंने मोबाइल फेस, और मोबाइल फेस को क्या किया, इसमें ऐड करना शुरू कर दिया। जैसे आप मोबाइल फेस को बच्चा इसमें ऐड करोगे, तो आपका जो मोबाइल फेस है, आपका जो मोबाइल फेस है वो यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनना बच्चा, मेरी बात ध्यान से सुनना, आप लोग ध्यान से सुनना कि ये सिलिका जेल है। सिलिका जेल में आपका जेल भी है और स्लरी टाइप का फॉर्मेशन है। तो ये धीरे धीरे जो मोबाइल फेस है, ये एबीसी जो इसमें सॉरी जो सिलिका जो आपका सॉल्वेंट जिसको सेपरेट करना है, सॉरी जो आपका मिक्सचर है जिसको आपको सेपरेट करना है, जो आपस में तीन मिक्सचर मिले हुए हैं, ये तो सब एक ही जैसे है, मतलब एक ही में मिले हुए हमें सेपरेशन मिल रहा है क्या, नहीं। कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये नीचे आना शुरू करेंगे जिससे आप सॉल्वेंट डालोगे। तो जैसे बच्चा ये नीचे आना शुरू होता है, जैसे आप ये सिलिका जेल के अंदर आना शुरू होता है, तो एबीसी में से ए हो सकता है सिलिका जेल के साथ में बहुत ही अच्छे से एड्सॉर्ब हो रहा हो। मान लो ये सिलिका जेल का मॉलिक्यूल्स है, सॉरी ये मान लो मिक्सचर का मॉलिक्यूल्स है, और ये आपका है सिलिका जेल का मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सिलिका जेल का मॉलिक्यूल्स। अब जो मिक्सचर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मिक्सचर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सॉल्यूट आप ले रहे हो जिसको आपको सेपरेट करना है, हो सकता है कोई सिलिका जेल के साथ में बहुत ही अच्छे से बॉन्डिंग बना रहे हो, और कोई मॉलिक्यूल सिलिका जेल के साथ में अच्छे से बॉन्डिंग नहीं बना रहा हो। देख रहे हो इतना दूरी है, तो जो अच्छे से बॉन्डिंग बनाएगा वो नीचे जा पाएगा क्या जल्दी, जब आप बार बार सॉल्वेंट डालोगे तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो उसके साथ में टाइटली बॉन्डेड रहेगा। तो उसको नीचे जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसको नीचे जाने में क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन इसमें हो सकता है कोई ऐसा मिक्सचर हो जो उसके साथ में उतना अच्छे से बॉन्डिंग ना बना रहा हो, तो जब जैसे आप सॉल्वेंट रन कराओगे तो वो मोबाइल फेस क्या करेगा, वो मोबाइल फेस हो सकता है बी वाले को लेके बहुत तेज नीचे के साइड भागे, और सी वाला अगर इस सिलिका जेल के साथ में और अच्छे से बॉन्डिंग नहीं बना रहा है, तो सी वाला मोबाइल फेस क्या करेगा, उसको लेके बहुत ही तेज नीचे आएगा, ठीक है। तो जैसे ये बहुत ही तेज नीचे आएगा, तो ऐसे देखो आपको ना एक बैंड जैसा दिखना शुरू हो जाएगा, आपको एक बैंड जैसा दिखना शुरू हो जाएगा। मान लो ये बहुत ही अच्छे से बॉन्ड बना रहा है, तो ये इधर ही अटका हुआ रहेगा, ठीक है। मान लो ये उतना अच्छे से बॉन्ड नहीं बना रहा है, ठीक है, तो मोबाइल फेस इसको लेके फटाफट इधर तक आ जाएगा। और हो सकता है कि जो तीसरा वाला जो कंपोनेंट है वो और भी सिलिका जेल के साथ में अच्छा बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, मतलब एडजॉर्प्शन बहुत ही अच्छे से नहीं हो रहा है, तो वो फटाफट मोबाइल फेस क्या करेगा, या फिर जो आप लिक्विड से रन करा रहे हो वो फटाफट उसको क्या करेगा, नीचे लेके चला आएगा, ठीक है, नीचे लेके चला आएगा। और नीचे आप लगा दोगे एक बीकर, और उसी बीकर में पहले इसको निकाल लोगे, फिर कुछ टाइम बाद और भी आपको मोबाइल फेस बार बार डालना पड़ता है, फिर ये आ जाएगा दूसरे वाले बीकर में, तीसरे वाले बीकर में ये आ जाएगा, ये होगा आपका सी, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए। तो ऐसे करके आपको ना इसमें तीन बैंड दिखेंगे। क्या दिखेंगे, तीन तरीके के बैंड। आप इसको अलग अलग करके सेपरेट कर सकते हो। और बाद में आपका इसमें क्या है, मिक्सचर्स पहले वाले में मान लो ए आ गया, तो इसमें सॉरी पहले वाले में तो सी आएगा, सी वाला अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो जल्दी नीचे आ रहा है, तो सी वाले के साथ में आपका क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट भी आ जाएगा। तो आप उसको हीटिंग करके सॉल्वेंट इवापोरेट कर सकते हो, सॉल्यूट को कलेक्ट कर सकते हो। ऐसे आप बी वाले को कलेक्ट कर सकते हो दूसरे बीकर में लेके, ए वाले को भी दूसरे बीकर में लेके क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। तो आई थिंक ये आपको
जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो पहला टॉपिक था कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहेगा। तो चलो, मैंने बच्चों क्या बोला था कि मैं तो आपको कंसेप्ट तो बताऊंगा ही, मैं आपको कट टू कट पॉइंट भी लिखा के दूंगा यहाँ पे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना नोट्स लिखना। तो सब बच्चे तैयार है, बुक लेके, बुक और कॉपी लेके? चलो, पहला पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे बच्चा कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इन दिस टाइप इन्वॉल्व इन द सेपरेशन ऑफ कॉलम ओवर द कॉलम ऑफ द स्टेशनरी फेज। ठीक है, यहाँ पे हम सेपरेशन तो करते हैं, पर हम क्या यूज करते हैं, कॉलम यूज करते हैं, और उसी कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फेज बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आपने सिलिका जेल भरा हुआ है। चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं कि स्टेशनरी फेज मटेरियल कैन बी सिलिका जेल और एल्यूमिना, या तो आपको एल्यूमिना हो सकता है या तो सिलिका जेल हो सकता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, अ स्लरी ऑफ द स्टेशनरी फेज मटेरियल इज फिल्डेड इन द लॉन्ग ट्यूब प्रोवाइडेड विद द स्टॉप कॉक एट द बॉटम एंड ग्लास वुड प्लग्ड एट द लोअर एंड। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिलिका जेल को इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और बच्चा एक चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गया था, यहाँ पे चाहे तो आप कॉटन लगा सकते हो या तो ग्लास वुड, ठीक है, थोड़ा जो कचरा टाइप का होता है उसको डाल सकते हो, ताकि ये जो सिलिका जेल है ना, ये निकल ना जाए यहाँ से। ओके, ठीक है, चलो, ये वही वो बात वही वहां पे लिखा हुआ है, एक मिनट, ठीक है, चलो, ठीक है, लोअर में आपको ऐड कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मिक्सचर इज टू बी सेपरेटेड, डिसॉल्व अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड देन लोडेड ऑन द टॉप ऑफ द एडसॉर्बेंट कॉलम। अब आपको मिक्सचर को लेना है, उसको थोड़ा सा एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट डिसॉल्व करना है और सिलिका जेल के ऊपर लोड कर देना। अब मोबाइल फेज ऑफ द सॉल्वेंट देन पोर ओवर द एडसॉर्प्शन कॉलम। अब उसके बाद मैंने क्या डाला था, मोबाइल फेज डाला था उस कॉलम के ऊपर, उसको भी आपको क्या कर देना है, पोर कर देना है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, द मिक्सचर अलोंग विद द मोबाइल फेस स्लोली मूविंग डाउन द कॉलम। अब जैसे आप मोबाइल फेस डालोगे तो जो मिक्सचर आपका एबीसी, जो मिक्सचर जिसमें तीन वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू करेंगे मोबाइल फेस के साथ में। ओके, एंड अगला पॉइंट देखेंगे हम फटाफट कि द सल्यूट गेट एड्सॉर्ब ऑन द स्टेशनरी फेस। अगर मान लो ए वाला बहुत ही अच्छे से एड्सॉर्ब हो रहा है स्टेशनरी फेस के ऊपर, तो वो जल्दी नीचे जाएगा क्या, नहीं। तो द सल्यूट गेट एड्सॉर्ब ऑन द स्टेशनरी फेस एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर डिग्री ऑफ which they adsorb on the solute get separated from each other। अगर वो बहुत ही अच्छे से एड्सॉर्ब होगा तो जल्दी नीचे नहीं आएगा, जो कम एड्सॉर्ब होगा वो ज्यादा नीचे आएगा, जो और भी एड्सॉर्ब नहीं हो रहा है वो बहुत नीचे आ जाएगा। तो आपको तीन बैंड ऐसे मिल जाएंगे अलग अलग, ठीक है। The strongly adsorbed component is on the column top of the column and other move down the column to the various distance। जो स्ट्रांगली एड्सॉर्ब होगा वो ऊपर ही रहेगा, जो वीकली एड्सॉर्ब होगा वो फटाफट नीचे आ जाएगा, तीन जो मिक्सचर आपने लिए, ठीक है। द कंपोनेंट विच इज लेस स्ट्रांगली एड्सॉर्ब इज डी एब्सॉर्ब फास्ट। जो अच्छे से एड्सॉर्ब नहीं हो रहा है वो डी एड्सॉर्ब हो जाएगा, मतलब फटाक से नीचे आ जाएगा, ठीक है। और उसको हम लोग बाद में एलिवेट कर लेंगे, लेटर निकाल लेंगे एक एक अलग अलग, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, द सोल्यूशन ऑफ द कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड एंड इवोपरेटेड एंड कैन बी रिकवर, ठीक है। आपको अलग अलग बीकर में एबीसी कंपोनेंट्स निकाल लेना है, मिक्सचर निकाल लेना है और उसको इवोपरेट करके सेपरेट कर लेना है, ठीक है। चलो सबको क्लियर हो गया, सबको ये क्या बोलते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी सबको समझाना बच्चा, पक्का आगे बढ़ू ना। चलो अब एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का दूसरा टॉपिक है, ये यहाँ रहा, दैट इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। क्या दूसरा टॉपिक, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। चलो हम देखते हैं कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, इसको हम टीएलसी क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं, ठीक है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टीएलसी शॉर्ट फॉर्म होता है। चलो मैं आपको सब कुछ पॉइंट कट टू कट सारी चीजें लिखा के दूंगा, लेकिन पहले आप कंसेप्ट तो सीख लो कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होता क्या है। चलो फटाफट बच्चे लोग यहाँ पे ध्यान दो कि मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पूरा ध्यान बिल्कुल मेरे ऊपर होना चाहिए। तो बच्चा ये है मेरे पास बीकर, और बीकर में है आपका मोबाइल फेस। अब आपको मोबाइल फेस मतलब समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है। आपको क्या है, ये मोबाइल फेज, मोबाइल फेज यूज करते हैं किसी भी मिक्सचर को रन कराने के लिए। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम यूज करेंगे एक प्लेट, क्या यूज करेंगे बच्चा, एक प्लेट यूज करेंगे, ओके। चलो ऐसा करके एक हमारे पास प्लेट रहता है, ठीक है। अब इस प्लेट के ऊपर बच्चा कोटिंग होता है, इस प्लेट के ऊपर क्या होता है, एक कोटिंग होता है। एक मिनट, मैं कोई अच्छा सा ब्रश लेके इसको कोटी कर देता हूं, ठीक है। चलो एक मिनट, ये तो पूरा गलती हो गया, एक मिनट, ठीक है। अब मैं इसको कोट कर दे रहा हूं, ठीक है। सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल से इसको क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं इस ग्लास को, ठीक है। ये ग्लास है, ठीक है। चलो
अब आपको इतना समझ में आ गया। अब अब क्या करना रहता है, ये जो प्लेट है इसको हम लोग स्टेशनरी फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस प्लेट को बताओ? स्टेशनरी फेस। स्टेशनरी फेस, ठीक है, स्टेशनरी फेस बोलते हैं। अब ये स्टेशनरी फेस है, इस पे सिलिका जेल का क्या है? कोटिंग है। एक ग्लास का, कांच का है मटेरियल है, उसके ऊपर सिलिका जेल का क्या है? कोटिंग है। वो हमारा एज अ स्टेशनरी फेस काम करता है। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल 2 सेंटीमीटर ऊपर, 2 सेंटीमीटर ऊपर, यहां से 2 सेंटीमीटर जहां भी आएगा, हमें जो भी मिक्सचर्स रहेंगे, लाइक हमें देखो क्रोमेटोग्राफी में ना हम मिक्सचर को ही सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे मान लो इस बीकर में हमें 2 मिक्सचर दिए हुए हैं, ठीक है, इस बीकर में हमारे पास 2 मिक्सचर प्रेजेंट है, ए और बी, ठीक है, अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व हुए रहते हैं। अब इसको आपको क्या करना है, कैपिलरी लेना है, और कैपिलरी से फटक से कैपिलरी लेना है, और कैपिलरी से क्या करना है, इस मिक्सचर को निकालना है, और 2 सेंटीमीटर ऊपर क्या मारना है? एक स्पॉट मारना है। क्या मारना है? एक स्पॉट मारना है। जैसे आप 2 सेंटीमीटर ऊपर स्पॉट मारोगे तो उसको थोड़ा सा सूख जाने दो। ड्राई होने के बाद आपको क्या करना है, इसको लेना है, ठीक है, आपको इसको लेना है, और आपको इसको इस मोबाइल फेज में पुट कर देना। लेकिन आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी बच्चा, कि अब जब आप स्टेशनरी फेस को इस मोबाइल फेस के अंदर पुट करोगे तो ये डॉट इस मोबाइल फेस के अंदर डीप ना हो जाए, अदरवाइज वो डॉट में जो मिक्सचर रहेगा वो पूरा उसी में चले जाएगा। ओके, क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, कुछ टाइम बाद इसमें क्या होगा कि कैपिलरी एक्शन होगा। कैपिलरी एक्शन मतलब आपको पता है सारी चीजें, ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऊपर के साइड मूव होना शुरू हो जाएंगे। तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऊपर के साइड मूव होना शुरू हो जाएंगे, और ये स्पॉट को भी ऊपर के साइड क्या कराएंगे? मूव करेंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे बच्चा लिक्विड ऊपर के साइड मूव होगा, कैपिलरी एक्शन होगा, तो जो अगर स्पॉट जो मिक्सचर है, वो मिक्सचर अगर मोबाइल फेस के साथ में बहुत ही अच्छे से बॉन्ड बनाएगा तो बहुत ही तेज ऊपर जाएगा। लेकिन अगर वो मोबाइल फेस के साथ में दोस्ती नहीं करेगा तो वो स्टेशनरी फेस के ऊपर एड्सॉर्ब होके उसका स्पॉट कहीं यहाँ पे आ जाएगा। और अगर हो सकता है पहले वाले मिक्सचर बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग बना रहा है स्टेशनरी फेस के, अरे मोबाइल फेस के साथ में, और स्टेशनरी फेस के साथ में बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग नहीं बना रहा है, तो उसका स्पॉट हो सकता है यहाँ पे आ जाए। तो हमें ऐसे करके अलग अलग, अगर मान लो 3 मिक्सचर लोगे तो उसको 3 स्पॉट आएंगे, 4 मिक्सचर लोगे तो 4 स्पॉट आएंगे, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट एबिलिटी ऑफ मिक्सचर, कि वो क्या स्टेशनरी फेस के साथ में बॉन्डिंग बना रहा है। अगर उसके साथ में बॉन्ड बनाएगा और मोबाइल फेस के साथ में अगर कोई दूसरा वाला अच्छा बॉन्ड बनाता है तो मोबाइल फेस उसको लेके बहुत ही तेज ऊपर चले जाएगा। लेकिन अगर स्टेशनरी फेस के साथ में बॉन्ड बनाएगा तो स्टेशनरी फेस उसको बहुत ही स्लो मूव करने देगा। ठीक है, क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट बच्चा? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। क्या बोलते हैं इसी को? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। क्लियर है? सबको समझ में आया थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? ओके, चलो हम फटाफट अपने पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं और पॉइंट्स लिख के देखते हैं, क्योंकि हमें पॉइंट्स भी समझना है, अच्छे से समझना है कि नहीं समझना है। अगर हमने पॉइंट नहीं समझा तो हमें क्या डेटा क्लियर होगा? नहीं होगा। चलो, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ने आपने कॉन्सेप्ट तो देख लिया, चलो फटाफट पॉइंट देख लेते हैं बच्चा। देखो ये हमारा है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ओके, सो ध्यान सुनो, इन दिस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, thin layer chromatography stationary phase is the silica gel which is placed on the glass plate surface। आपने देखा था स्टेशनरी फेस के लिए मैंने क्या लिया था? ग्लास प्लेट लिया था, और उसी के ऊपर मैंने सिलिका जेल को क्या किया था? प्लेस किया था। दिस प्लेट इज कॉल्ड एज व्हाट? टीएलसी प्लेट्स और क्रोमा प्लेट। ठीक है, अगेन अगला क्रोम प्लेट, और अगला द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट, पॉल्यूट नहीं सॉल्यूट, ठीक है, द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट लिख लेना, द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट इज अप्लाइड on the stationary face plate with a small spot about 2 centimeter from the end of the plate। ठीक है, जहां से प्लेट का एंड होता है बिल्कुल 2 सेंटीमीटर ऊपर आपको एक स्पॉट लगानी है। स्पॉट लगा दिया, द प्लेस इज द प्लेट इज देन प्लेस्ड इन द प्लेट, रहेगा यहाँ पे ELATE, ठीक है, द प्लेट इज देन प्लेस्ड ऑन द क्लोज जार कंटेनिंग मोबाइल फेस सच एज स्पॉट इज वेल अबव द मोबाइल फेस। अब आपको क्या करना है? प्लेट को मोबाइल फेस के अंदर तो रखना है, लेकिन स्पॉट जो रहेगा वो मोबाइल फेस के ऊपर रहेगा। अब उसी में डुबा के मत रख देना, नहीं तो सारा स्पॉट उसी में चले जाएगा, जो स्पॉट मारा है केमिकल उसी में चले जाएगा। मोबाइल फेस इज राइज अप, द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर मूव अलोंग विथ इट। अब मोबाइल फेस रन होना शुरू करेगा और मिक्सचर जो रहेगा उसके साथ मूव होना शुरू होगा। They move up toward the different distance depending upon their degree of
एडजॉर्प्शन एंड थस गेट सेपरेटेड। अब देखो वो मूव कैसे करेगा, वो मूव इसलिए करेगा कि कितना वो स्टेशनरी फेज के साथ में एडजॉर्ब हो रहा है तो कम मूव करेगा, मोबाइल फेज के साथ में अच्छे से बॉन्ड बना रहा है तो ज्यादा मूव हो जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पे ये पॉइंट है। एंड अगला पॉइंट, इफ द कंपोनेंट्स आर कलर्ड दे अपीयर सेपरेट स्पॉट ऑन द प्लेट्स। अगर वो कलर में रहेगा तो ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इफ द कंपोनेंट्स आर नॉट कलर बट दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट मटेरियल समझते हो ना, जो जो पहले तो कुछ नहीं करेंगे लेकिन जैसे उनको लाइट मिलेगा उसको एब्जॉर्ब करेंगे फिर चमकते। ठीक है, अगर वैसा फिनोमिनन रहा कि अगर वो कलरलेस कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, जो स्पॉट आ रहा है वो हमें नहीं दिख रहा है, तो हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं अंडर यूवी चेंबर या फ्यू आयोडीन क्रिस्टल्स। ठीक है, जैसे कि द आयोडीन वेपर्स आर एड्सॉर्ब बाय द कंपोनेंट्स एंड स्पॉट अपीयर ब्राउन। अगर देखो आपका स्पॉट आया आपको नहीं दिख रहा है तो आप आयोडीन चेंबर लीजिए, मतलब एक बीकर लीजिए, उसमें आयोडीन रखिए और इस ये क्या बोलते हैं स्टेशनरी फेस में जो स्पॉट आया जो आपको नहीं दिख रहा है उसमें ले जाके रखिए, कुछ टाइम बाद ना एक ब्राउन सा स्पॉट आएगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि यार मेरा मिक्सचर यहां तक क्या हुआ है, मूव हुआ है। उसके बाद द अमाइनो एसिड आर विजुअलाइज बाय द स्प्रेइंग एजेंट्स कॉल्ड निनहाइड्रिन। वैसे अगर आप अमीनो एसिड का स्पॉट मारेंगे ना वो रन तो होगा लेकिन दिखता नहीं है, लेकिन अगर आप उस पे निनहाइड्रिन स्प्रे करेंगे ना तो फटाक से आपको वो स्पॉट पता चलने लगेगा कि वो स्पॉट आ कहां रहा है। ओके, ठीक है, सबको समझा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो बच्चा जो आपका एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी था उसको दो टाइप में डिवाइड किया गया, तो दोनों कंसेप्ट मैंने पढ़ा दिया। पहला आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी और दूसरा क्या था, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। सब बच्चों को क्लियर है ना, कट टू कट क्लियर है ना, आगे बढ़ू ना बच्चा। ठीक है, चलो तो अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का, दैट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी का दूसरा पॉइंट है या फिर दूसरा टॉपिक है, जैसे एडजॉर्प्शन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। क्या है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। चलो देखते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या है। तो देखते हैं बच्चा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या है। अब ध्यान सुनना, जो भी आप क्रोमेटोग्राफी पढ़ रहे थे वहां पे स्टेशनरी फेज आपका कैसा होता था, सॉलिड, और मोबाइल फेज कैसा होता था, लिक्विड होता था। लेकिन जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है बच्चा, इसमें आपका स्टेशनरी फेज भी सॉलिड रहेगा, स्टेशनरी फेज भी लिक्विड रहेगा और मोबाइल फेज भी क्या रहेगा आपका, लिक्विड रहेगा। मतलब खाली बस यहाँ पे एक पॉइंट का चेंजेस है, बाकी प्रोसेस सब सेम है। मेरी बात ध्यान से सुनो, बस यहाँ पे एक पॉइंट का चेंजेस अगर आपने शुरू में नहीं लिखा तो आपका पूरा कंसेप्ट गलत हो जाएगा। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी देखो कब से मैं यही पढ़ा रहा हूँ, स्टेशनरी फेज आपका सिलिका जेल होता है, सॉलिड होता है, और मोबाइल फेज आपका सॉल्वेंट होता है, लिक्विड होता है। तो सॉलिड और लिक्विड का कॉम्बिनेशन था अलग अलग कंसेप्ट में, लेकिन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर बच्चा दोनों के दोनों आपके किस में रहेंगे, लिक्विड में रहेंगे। तो ये पॉइंट लिखना आप मत भूलिएगा। ठीक है बच्चा, चलो अब देखते हैं। देखो आपको एक चीज तो पता चल गया कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में जो आपका स्टेशनरी फेज है, जो आपका स्टेशनरी फेज है वो भी आपका क्या रहेगा बच्चा, लिक्विड में ही रहेगा। किस में रहेगा, लिक्विड में रहेगा, क्योंकि ना हम यहाँ पे वॉटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1 यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो वॉटमैन फिल्टर पेपर होता है ना, इसमें जो फाइबर्स होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल्स होल्ड होता है। क्या होल्ड होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स ना, H2O के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उस फाइबर्स के अंदर होल्ड होते हैं। दैट्स वाई ये जो स्टेशनरी फेज है मेरा, इसको मैं लिक्विड स्टेशनरी फेज भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, लिक्विड स्टेशनरी फेज भी बोल सकता हूं। चलो अब आपको ये चीजें तो क्लियर हो गई कि सर ऐसा ऐसा तो आपने बता दिया कि यहाँ पे स्टेशनरी फेज भी हमारा लिक्विड रहेगा और मोबाइल फेज तो लिक्विड रहेगा। अब ध्यान से देखो बच्चा, वैसे ही कुछ है। ठीक है, करना क्या है आपको, वॉटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1 लेना है, इसके फाइबर्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड हो जाते, फंस के रह जाते हैं। अब आपको अलग अलग स्पॉट मारना है 2 सेंटीमीटर ऊपर और नीचे। आपको मोबाइल फेज लेना है किसी भी चेंबर में या फिर किसी भी चीज में। कुछ टाइम बाद कैपिलरी एक्शन होगा, लिक्विड मूव होना शुरू होगा, मोबाइल फेज मूव होना शुरू होगा। ठीक है, जिसकी जितनी अच्छी एबिलिटी होगी मोबाइल फेज के साथ में बॉन्ड बनाने के लिए, वो फटाफट ऊपर के साइड क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। देखो ये वाला बहुत तेज मूव हो गया, लेकिन जिसका एडजॉर्प्शन अगर ज्यादा होगा स्टेशनरी फेज के साथ में, वो देखो बहुत ही स्लो मूव होगा। देखो ये स्लो मूव हुआ है, ये फास्ट क्यों मूव हुआ है, क्योंकि ये स्टेशनरी फेज के साथ में दोस्ती नहीं बना रहा है, अदरवाइज वो उसको पकड़ के रख लेगा। ठीक है, और मोबाइल फेज फटाफट उसको लेके क्या कर रहा है, भाग जा रहा है। ओके, सबको समझ में आ रहा है। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में खाली एक ही पॉइंट्स आपको याद रखना है कि जो आपका स्टेशनरी फेज रहेगा वो भी आपका किस में रहेगा, वो भी आपका लिक्विड्स में रहेगा। चलो पहला पॉइंट, इन दिस टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज बोथ आर इन लिक्विड। वहां पे लास्ट में लिक्विड लिखा हुआ है। ठीक है, एंड द पेपर
Chromatography in this technique is a special type of paper that is called as what Whatman number 1 paper is used. ठीक है, क्योंकि उसी में फाइब्रस टाइप का वो पेपर होता है और उसी में वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड होते हैं. ओके, चलो. The water trapped in the fibrous of the paper acts as a stationary phase, जो कि मैंने आपको बताया. ठीक है, अगला पॉइंट्स. And the solution of the mixture is spotted on the strip of the chromatography paper at the above 2 centimeter from into the baseline by using a glass capillary. ठीक है, आपको कैपिलरी लेना है, आपका जो मिक्सचर रहेगा उसको लेना है, 2 सेंटीमीटर आपको जितना स्पॉट मारना है स्पॉट मारिए. ठीक है, क्लियर है. चलो आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट्स. The paper is then suspended on the chamber containing mobile phase. ठीक है, taking care of them कि spot उस mobile phase में deep ना हो जाए. Okay, mobile phase is rises, capillary action होता है, flow होगा spot के ऊपर से और spots को लेके बहुत ही तेज क्या करेगा, आगे भागेगा. लेकिन stationary phase भी उसको रोकने की कोशिश करता है. लेकिन कैसे रोकने की कोशिश करता है वो स्पॉट के ऊपर डिपेंड करता है कि स्पॉट स्टेशनरी फेज के साथ में अच्छा एब्जॉर्ब हो रहा है क्या. अगर नहीं होगा तो बहुत ही तेज ऊपर चले जाएगा. ओके, चलो. Different solute SO. ठीक है, different solutes are written differently on the paper depending upon their adsorption phenomenon. ठीक है, मैंने अभी वो आपको बता दिया है. And this developed paper strip is the chromatography similar to TLC. ये जो partition chromatography है, इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका similar है TLC, मतलब thin layer chromatography जैसा ही है. ठीक है, क्लियर है सबको. And last point the is that कि अगर कलर आया तो ठीक है, सेपरेट होने के बाद कलर आया तो ठीक है. देखो इसमें आया ना, कहां गया, अगर कलर आया तो ठीक है, कलर नहीं आया तो आपको उसको किस में देखना पड़ेगा, या तो यूवी चेंबर में विजुअलाइज करना पड़ेगा, या तो आयोडीन चेंबर में उसको ले जाके क्या करना पड़ेगा, विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा. ठीक है, क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है ना बच्चा. ओके, चलो. अब आपको क्रोमेटोग्राफी, मुझे लगता है अब आप क्रोमेटोग्राफी में महारत हासिल कर चुके हैं. मतलब अगर आपको क्रोमेटोग्राफी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप यूं चुटकियों में क्लियर कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ा के दिया है, मैंने लिखा के दिया है. ठीक है, चलो. अब बच्चा हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखेंगे एंड दैट इज रिटेंशन फैक्टर. रिटेंशन फैक्टर क्यों यूज होता है, तो मैं आपको पहले फटाफट बता देता हूं कि पहली बार में बता देता हूं रिटेंशन फैक्टर क्यों यूज होता है. कि हम लोग इसमें चेक करते हैं कि हमारे जो दो स्पॉट आए हैं वो कौन ज्यादा आगे मूव हुआ है, कौन इतना लेट मूव हुआ है. ठीक है, ताकि उसका हमारे पास डेटा रहे. तो उसको देखो निकालते कैसे. तो मान लो ये आपका ये है पेपर स्ट्रिप है और यहाँ पे आपका होता है बेस लाइन, यहाँ पे आप एक स्पॉट मारते हो और यहाँ से आपका जो मिक्सचर होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो रन होना शुरू होता है. अब सॉल्वेंट के अंदर इसको रखते हो और ये रन होना शुरू होता है. सॉल्वेंट मान लो यहाँ तक रन हो गया, ये पूरा भीग गया यहाँ तक, और आपका जो स्पॉट है, एक स्पॉट यहाँ पे आया, एक स्पॉट यहाँ पे आया. मैं एक ही स्पॉट का करके बताता हूँ. तो रिटेंशन फैक्टर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट, मतलब बेस लाइन से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो लिखो, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट, बेस पॉइंट से लेके ये सॉल्वेंट कहां तक मूव हुआ है वो लिखो और इसको डिवाइड करो एंड यू विल गेट व्हाट, रिटेंशन फैक्टर. क्या मिल जाएगा आपको, रिटेंशन फैक्टर. चलो आपको थोड़ा सा तो मैंने हिंट दे दिया, अब हम इसको पढ़ते हैं, मजे से करते हैं इसको. चलो ध्यान से देखो, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. रिटेंशन फैक्टर इज नथिंग बट व्हाट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट्स फ्रॉम द बेस लाइन टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन. ये होता है. इसको रिप्रेजेंटेज करने का जो तरीका होता है, सिंबल होता है, वो आरएफ होता है. चलो देख लेते हैं, एक डायग्राम हमें यहाँ पे दिखने के लिए मिल रहा होगा. देखो आपका ये क्या था, स्टेशनरी फेज था, या बेस लाइन होता था. देखो ये सॉल्यूट यहां तक मूव किया स्पॉट, और ये जो सॉल्वेंट था ये यहां तक मूव किया. तो आप कैसे निकालोगे रिटेंशन फैक्टर, बताओ. फॉर्मूला क्या बताया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट फ्रॉम द बेस लाइन टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन. यहां से लेके यहां तक स्केल से इसका डिस्टेंस मेजर कर लो, यहां से लेके यहां तक इसका डिस्टेंस मेजर कर लो एंड यू विल गेट द आंसर, मतलब यू विल गेट द रिटेंशन फैक्टर. ठीक है, इसके ऊपर तो मैंने प्रैक्टिकल्स बहुत ही मजे से कराया ताकि बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आए. ठीक है, तो इस चैनल पे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 11th हो चाहे 12th हो, सारे प्रैक्टिकल्स अवेलेबल है बच्चा. तो मुझे आप पता है कि आपने प्रैक्टिकल्स के लिए मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया है, तो लेक्चर्स के लिए भी मुझे सपोर्ट चाहिए रहेगा आपसे. और अगर आपको ये वीडियोस बच्चा अच्छा लग रहा हो, क्योंकि ये चैप्टर्स तो यहाँ पे खत्म हो गया, अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगे होंगे तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं अगले वीडियो में. एंड प्लीज डू सब्सक्राइब A to Z प्रैक्टिकल्स. थैंक यू.